हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एस्टेट की सीरीज चली हुई है और आज जो क्लास रहने वाली है वो मैथमेटिक्स की रहेगी। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। आज जो पेपर आपका सॉल्व होने वाला है वो टीजीटी का 2021 का रहेगा। आई गेस कि आपने सारी जो पिछली क्लासेस मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो सब ने आपने देख ली है। आप उनको सीरीज वाइज जरूर बनाइएगा और ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आप अपने प्रैक्टिस जो ये सीरीज मैंने चलाई हुई है बस आप इस पे फोकस रहिए। साथ ही अगर आपने नोट्स लिए हैं तो जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ आप वो चीज़ भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जिसके अंदर आपको सारे नोट्स वगैरह फॉर्मूलाज वगैरह सब इंक्लूड करके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भाई टीजीटी का रहने वाला है 2021। भले ये टीजीटी का हो, बट अगर आपने प्रीवियस जो पेपर है अगर वो देखे है 2022 के या फिर पीआरटी का देखा है तो आपने देखा होगा कि पीआरटी के भी वहां से क्वेश्चन आते हैं और टीजीटी के भी और पीजीटी के लिए भी। तो सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट आपकी क्लासेस रहने वाली है, मैं ये आपको बार बार बोलती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 1 से फटाफट से स्टार्ट करेंगे। आपको क्वेश्चंस जो है स्क्रीन पर दिख रहे होंगे बाइलिंगुअल मोड में, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिखे हैं बट मैं आपको कंप्लीटली हिंदी में भी इस चीज को अच्छे से समझाऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लेंथ ऑफ अ वायर इज 66 मीटर, यानी कि एक तार है और उसकी लंबाई जो है वो 66 मीटर यहाँ पर बताई गई है। देन द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.32 सेंटीमीटर कैन बी मेड, यानी कि इस वायर से ऐसे कितने सर्कल आप बना सकते हो, ऐसे आप कितने वृत्त बना सकते हो जिसकी जो सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में देख लेना, शायद मैंने गलत लिखा है ये, तो आप देख लेना। ठीक है, इसको तो एक वायर है जिसकी जो लंबाई है, एक तार है वो 66 मीटर है और उसमें से ये पूछा है कि आप कितने सर्कल बना सकते हो और उन सर्कल की जो परिधि है, जो सर्कमफ्रेंस है, वो 1.32 सेंटीमीटर है एक सर्कल का। तो आप कितने बना सकते हो? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली डिवाइड करना है। देखो सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है भाई, मान लो अगर ये सर्कल है तो इसकी ये जो बाहरी बाउंड्री है ये कितनी है, ये इसके सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, तो आपको इसमें फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि 1.32 सेंटीमीटर के मैं कितने सर्कल इसमें बना सकती हूँ इस वायर से, जो कि 66 मीटर है। अब आपको एक चीज और देखनी है क्वेश्चन पढ़ते हुए, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, तो आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, या तो आप इसको मीटर में करिए या फिर आप सेंटीमीटर में करिए। आप ये देख लीजिएगा कि आप किस में बेहतर फील करते हैं। ठीक है, देखो मैं मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगी यहाँ पर, तो जो लेंथ है वायर की वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 66 और इंटू 100, बिकॉज एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं भाई, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 66 में कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई 100 करूंगी तो 6600 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब मैं कितने सर्कल बना सकती हूँ, तो एक का सर्कमफ्रेंस 1.32 है, तो इसको मैं किससे डिवाइड करूंगी, नंबर ऑफ सर्कल्स, यानी कि कितने वृत्त में इससे बना सकती हूँ, नंबर ऑफ सर्कल्स फॉर्म्ड, वो कितने हो जाएंगे 6600 डिवाइड बाई 1.32, पॉइंट हटा करके ऊपर आपका 100 चला जाएगा। ठीक है, मैंने दशमलव को हटा दिया है। बस अब फटाफट से क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 11 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, 6 पे जाएगा, 00 6 1 00 एंड 2, और ये 5 0 पे चला जाएगा और आपके कितने नंबर ऑफ सर्कल्स आ जाएंगे 5000। ठीक है, यानी कि 5000 सर्कल, 5000 वृत्त में इस इतने मीटर की जो तार है उससे मैं बना सकती हूँ। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको डिवाइड करना है, लेकिन पहले आप इनको, ये जो यूनिट्स है इनको जरूर ध्यान में रखा करो, इनको आपने एक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको जिस ऑप्शन में 5000 दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां से इतना समझ में आया? कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लिया करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको वो क्वेश्चन वहां पर मैसेज में समझा पाऊँ। ठीक है, अगर कोई ज़्यादा ही डिफिकल्ट होगा तो फिर उसकी एक शॉर्ट वगैरह बना करके मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अब ऐसा क्वेश्चन आपसे पिछली बार शायद आया है, पीआरटी में आया है, ट्रेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, स्पीड वाला, स्पीड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन है ये। अ ट्रेन 140 मीटर, और जो कॉन्सेप्ट हमने वहां पर लगाया था सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि ऐसे मत करके मत चलना कि भाई ये पीआरटी का है या फिर टीजीटी का, आपको इसे सबको पढ़ना है, बिकॉज आपके सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनेंगे, फिर चाहे पीजीटी हो, चाहे टीजीटी, चाहे पीआरटी। तो एक ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग है, एक ट्रेन की लंबाई दी गई है। ठीक है, एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है, उसकी लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है
140 मीटर दी गई है, इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। अब आपके दिमाग में एकदम से आना चाहिए कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, मतलब आपकी यूनिट आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। तो हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर। ये कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, पिछली बार क्वेश्चन सा टनल का आया था, अब की बार कह रहा है एक प्लेटफॉर्म है, उसको वो कितने टाइम पे पास करेगा, जो कि 260 मीटर है। ठीक है, अब आपको क्या दिया गया है, आपको लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म यहां पर दे दिया गया है 260 मीटर, और आपसे टाइम पूछा गया है कि कितनी टाइम में ये ट्रेन जो है वो इस प्लेटफॉर्म को पास कर देगी। और पिछले क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था, पिछले क्वेश्चन में आपको इसकी प्लेटफॉर्म कहने की जो टनल है उसकी लेंथ पूछी गई और आपको टाइम बता दिया गया था। तो थोड़ा सा बस बदल दिया स्टेटमेंट और कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट वही लगेगा, फॉर्मूला वही लगेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, आपके यहाँ पर क्या लगेगी, फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इस चीज को किस में कन्वर्ट करूंगी, देखो ये मीटर में, ये भी मीटर में, तो उसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेती हूँ। अब हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, किलोमीटर पर आवर को जब आप किस में कन्वर्ट करते हो, मीटर पर सेकंड में, तो आप किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो आप मीटर पर सेकंड को 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो मैं यहाँ पर इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगी तो किलोमीटर पर आवर है, यानी कि मैं इसमें 5/18 मल्टीप्लाई करूंगी और मेरा डायरेक्ट किस में निकल जाएगा, मीटर पर सेकंड में निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये कहाँ से आया 5/18, वो यहीं से आया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, तो 1000 यहाँ पे लिखूंगी, और 1 घंटे में 60 मिनट होती है और 60 सेकंड होते हैं। इसको जब काटेंगे ना तो ये 5/18 ही आ जाता है। तो इतनी लंबी चीज पे जाने से अच्छा आप इस चीज को थोड़ा ध्यान में रख लो कि जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले मैं अपनी यूनिट चेंज करूंगी, 103 पे जाएगा, 50/3 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, 61063, हाँ अब पूरा कट नहीं रहा है तो 50/3, यानी कि यहाँ पर ही कितनी लिख दूंगी, 50/3 मीटर पर सेकंड। अब आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, फॉर्मूले में आप अपनी वैल्यूज यहाँ पर पुट कर सकते हो। एक चीज जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी कि जब कोई भी एक ट्रेन है, जब वो क्रॉस करती है अगर किसी भी प्लेटफॉर्म को, तो उन दोनों के डिस्टेंस यहाँ पर मैटर करती है। ठीक है, मान लो ये मेरी ट्रेन है, ये ट्रेन है मेरी, ये जो पेन है मेरा, एक सेकेंड, ये जो मेरा पेन है ये मेरी ट्रेन है, और ये पूरा क्या है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन मेरी यहाँ से स्टार्ट करेगी और पूरा क्रॉस करते 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 पूरा और इस पॉइंट तक कंप्लीट जो है क्रॉस करेगी। तो ट्रेन ने अपने खुद की लेंथ को भी कवर किया है और साथ में इस पूरे प्लेटफॉर्म की लेंथ को भी कवर किया है। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो आप दोनों के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, तो स्पीड मुझे पता है कितना है, 50/3 है, डिस्टेंस दोनों की मैं प्लस करूंगी, 140 प्लस 26 है, कितना है ये, 260 है, 260, और टाइम मुझे निकालना है। अब आप इस चीज को आराम से निकाल सकते हो, 50/3 इज इक्वल टू, इसको करिए जोड़िए, ठीक है, टी आ गया, 0 से 0 कट गई, 5 8 पे गया। ठीक है, टी कितना आ जाएगा, 24 सेकंड में आएगा, ये किस में आएगा, 24 सेकंड। तो जिस ऑप्शन में आपको 24 सेकंड दिखाई दे रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आप अपनी यूनिट्स को चेंज करना है और बस ये पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला लगेगा, जो कि सबको पता होता है। ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है कि आपकी जो स्पीड है वो किसके बराबर होती है, आपके डिस्टेंस और टाइम पे, यानी कि जो गति है वो कितने दूरी और आई थिंक ये समय है ना, समय के बराबर होती है। ठीक है, हिंदी में देख लेना अपना, ये बस अपना फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे और 24 सेकंड में ये ट्रेन जो है एक प्लेटफॉर्म को कवर कर देगी। ठीक है, इतना यहाँ से समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग। अब ये भी आपका फिर से सीपी का आ गया और एसपी का क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन हम पीछे ही बना के आए हैं, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है और इसी ट्विस्ट के साथ आपको इसे भी समझना है। पहले जो क्वेश्चन आए थे, आई थिंक 2-3 क्वेश्चन आए थे, उसमें उन्होंने साफ कह दिया था कि इतना सेलिंग प्राइस वो किसके बराबर है, सीपी के बराबर है। ठीक है, उन्होंने साफ कह दिया, तो इससे हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। बट इसमें इन्होंने ट्विस्ट क्या किया है, इस क्वेश्चन में इन्होंने ट्विस्ट किया है। ये कह रहा है कि क्लॉथ मर्चेंट है, एक कपड़े बेचने वाला विक्रेता है, वो
33 मीटर क्लोथ को सेल करता है, यानी कि उसने 33 मीटर जो कपड़ा है उसे बेचता है और उसको लाभ होता है। कितना लाभ होता है? इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर, यानी कि उसको जो वो 11 मीटर कपड़े बेच रहा है ना उतना उसको लाभ हो रहा है। तो उसने यहाँ पर सीपी की बात करी ही नहीं है। जबकि और क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल देते हैं कि भाई 4 मीटर जो एसपी है वो किसके बराबर है? 6 सीपी के बराबर, वो ऐसे बता देते हैं। बट यहाँ पर नहीं बताया, और जब बता देते हो तो हम डायरेक्टली एसपी बटे सीपी करके और उसको निकाल सकते हैं। बट इसमें ये नहीं बताया, तो इसमें हम इस चीज के ऊपर जाएंगे और इसको लेकर के आएंगे इसी फॉर्मेट में। कैसे लेकर के आएंगे? कह रहा है 33 मीटर कपड़े को बेचा है। अगर किसी चीज को मैं बेचूंगी कब? जब मैं उतनी ही चीज को खरीदूंगी, यानी कि मेरा सीपी भी कितना है? सीपी भी कितना हो जाएगा? सीपी ऑफ 33 मीटर। ठीक है, यानी कि भाई मैंने खरीदा है उस 33 मीटर कपड़े को, तभी तो मैं बेच रही हूं उस 33 मीटर कपड़े को। तो सीपी ऑफ 33 मीटर हो गया और एसपी भी मैं 33 मीटर मानूंगी क्योंकि मैंने सारे को बेचा है। और प्रॉफिट क्या है मेरा? इक्वल टू एसपी ऑफ 11 मीटर। अगर जनरल फॉर्मूला लिखें तो प्रॉफिट कब होता है? जब एसपी माइनस सीपी करते हैं। भाई आप किसी भी चीज को में आपको लाभ तब होता है जब आप कम में खरीदते हो और ज्यादा में बेचते हो। ठीक है, यानी कि मैंने ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा, और लॉस होगा तो मतलब मेरे ज्यादा में खरीदा और कम में बेचा था, मुझे लॉस होगा। तो प्रॉफिट किसके इक्वल है? एसपी ऑफ 11 मीटर कपड़ा। और एसपी कितना था? भाई एसपी कितना था? 33 मीटर। और सीपी भी कितना है? सीपी है 33 मीटर। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गई हूं मैं सिर्फ, और मैंने कुछ नहीं किया है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमने 33 मीटर को सेल किया है। अगर मैंने सेल किया है तो मतलब मैंने खरीदा भी है। तो सीपी ऑफ 33 मीटर, ठीक है, और एसपी ऑफ 33 मीटर, और मेरे पास प्रॉफिट कितना है? एसपी ऑफ 11 मीटर। यहां से मैं सीपी और एसपी कर सकती हूँ। इसको इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो ये आपका सीपी हो जाएगा 33, ठीक है, और एसपी 33 माइनस एसपी 11। ठीक है, इसको आप माइनस करिए, एसपी 22 आ जाएगा और ये सीपी आ जाएगा 33। आप निकाल सकते हैं, सीपी बाई एसपी कर लेंगे, ये 22 इधर ही रहेगा, 33 नीचे आ जाएगा। तो ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, यानी कि नया आ गया मेरा 2/3 में। सीपी मेरा 2 है, एसपी मेरा 3 यूनिट है। ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट हो रही है ना। प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1 हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 1 और किस पर प्रॉफिट है? सीपी पर। ये 2 आ जाएगा और ये 100 आ जाएगा। 50% कितना आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट? 50% का प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको कैसे भी करके, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आपको कैसे भी करके इसको सीपी बाई एसपी की फॉर्म में लेकर के आना है। तो इसलिए इन्होंने बस थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया है तो आप इस चीज को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा हो ना, उस क्वेश्चन को बढ़िया से जगह पर ना एक अच्छे उसमें लिख लो, ताकि जब आपका एग्जाम हो ना तो आप उन क्वेश्चंस में भी एक बार जरूर नजर मार ले। ठीक है, जो ऐसे क्वेश्चन जो आपको डिफिकल्ट लगते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका टाइम एंड वर्क से आ गया है। ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से बनाने हैं। चलिए, कह रहा है कि इफ 4 मैन या फिर 6 वुमेन काम करते हैं कोई भी, पहले क्वेश्चन भी पढ़ो। कह रहा है 4 आदमी या फिर 6 औरत, 4 मैन और 6 वुमेन। और का मतलब समझना है आपने, और एंड का मतलब क्या होता है। 4 आदमी या फिर 6 वुमेन कितना काम करते हैं? 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, कोई भी काम है वो 12 दिन में काम करते हैं। ठीक है, और 7 घंटे 12 दिन में, 12 दिन तो काम करते हैं और एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं? 7 घंटे कोई काम वो कर रहे हैं। तो जितना काम 4 आदमी 12 दिन में और 7 घंटे लगाकर काम कर रहे हैं, उतना ही काम 6 औरतें 12 दिन और 7 घंटे लगाकर काम करती है। वो कितना भी काम हो जाए। फिर इसने हमसे पूछा है कि कितने दिन लगेंगे जब 10 आदमी और 3 औरतें, एंड का मतलब होता है आपको प्लस करना है। एंड का मतलब क्या होगा? प्लस करना है। यानी कि 10 आदमी और 3 औरतें मिलकर के इस काम को 8 घंटे करेगी, तो कितने दिन में इसी काम के ट्वाइस को, यानी कि जितना काम ये 4 आदमी और 6 औरतें कर रहे हैं उसके दुगना काम ये दोनों मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे, जब वो एक दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ने में शायद थोड़ा अजीब लग सकता है, बट ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आपने बनाना है। अब देखो 4 आदमी और 6 औरतें हैं, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर इनका निकाल सकते हो कि एक मैन कितनी वुमेन के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मैन और 6 वुमेन है, तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे? 2 ये 3, यानी कि 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। ठीक है, इतना आपने ध्यान में रखना है, 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमेन। 2 आदमी जितना काम करते उतना 3 औरतें काम कर रही है।
ठीक है, इतना ध्यान में रखो। उसके बाद ये कह रहा है कि 10 आदमी और 3 औरतें कितना काम करेंगी। एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को ना अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। फॉर्मूला होता है कि कोई मैन है, ठीक है, मैन कितने घंटे काम करते हैं, कितने दिन में और कितने आवर में काम करते हैं, और उनका वर्क इज इक्वल टू, जब दूसरे पोर्शन में कोई दूसरा है वो कितने दिन लेते हैं, D2 आप यहाँ ये आप इनको ये 1 कर लो, इधर D2 कर लो, ठीक है, H2 और W2। ये फॉर्मूला आप बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे, इस फॉर्मूले से ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा। यानी कि M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइड बाई W1, ये वो मैन पावर है जो काम कर रहे हैं, कितने दिन ले रहे हैं D1 है, और कितने घंटे काम कर रहे हैं H1 है, और क्या कितना काम कर रहे हैं वो वर्क है W1। उसके बाद ये M2 है, यानी कि जो दूसरी पार्टी है जिसमें आदमी है, और वो कितने दिन में, कितने घंटे में और कितना काम करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो पहले है वो 4 आदमी और 6 औरतें काम कर रही है, तो इसमें और है, और का मतलब ये है कि आप किसी भी एक को पिक करो, या तो आप मैन को पिक कर लो या आप वुमेन को पिक कर लो, जो आपकी मर्जी को, आपका आंसर सेम आएगा। मान लो अगर मैं मैन को पिक करती हूँ तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में मैं क्या लिखूंगी, 4 इंटू कितना काम करते हैं 12 डेज, कितने घंटे काम करते हैं 7 घंटे काम करते हैं, और काम कितना कर रहे हैं, मान लीजिए W1 ये काम कर रहे हैं, ठीक है, W1 ये काम, क्योंकि मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर आप 2W कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप कितना लिखोगे, यहाँ पर तो ठीक है मैंने और था मैन ले लिया, तो मैं मैन और वुमेन को चूज करने के लिए इसलिए ही बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैन चूज करेंगे ना तो यहाँ पर भी आपको मैन ही चूज करना है। यहाँ पर अगर आप 6 लिख देंगे, वुमेन चूज करेंगे, तो इधर भी आप वुमेन ही चूज करेंगे। तो अब कह रहा है 10 आदमी है प्लस 3 वुमेन है, तो 10 तो मैन ठीक है, लेकिन 3 वुमेन किसके बराबर है, 2 मैन की, तो कितने हो गए टोटल, 12 मैन हो गए। ये हमने क्यों किया पता चला यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जो और वाली कॉन्सेप्ट है उसमें यहाँ पे ये वैल्यू निकालेंगे और वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो टोटल कितने मैन हो गए, 10 मैन और 3 वुमेन, क्योंकि वुमेन भी इग्नोर नहीं कर सकते ना, इन्होंने एंड दिया है बीच में, तो 12 आदमी हो गए। कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे, और दिन का मुझे पता नहीं है, और कह रहे हैं कि ट्वाइस काम करते हैं, जितने ये काम करते हैं उससे ट्वाइस, तो 2W1 इतना मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई, ट्वाइस बोला है तो जितना W1 है उतना ही W1 का ट्वाइस कर दूंगी, कुछ भी मान लो, इसको 1 मान लो, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा, वही चीज है, ठीक है, तो ये तो कट जाएगा। उसके बाद 4 3 3 4 4 2 एंड 2 2, ठीक है, तो D2 आपका कितना आ जाएगा 7, यानी कि कितने दिन लगाएंगे भाई, 7 दिन में आप ये जो लोग हैं 10 आदमी और 3 वुमेन, वो कंप्लीट ट्वाइस काम कर देंगे, किनके, जितना ये करते थे। अभी चीजें समझ में आई, ठीक है, आई होप आपको समझ में आई। कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला याद कर लो, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये 4 मैन और जब और आता है मतलब आपको 4 मैन और इक्वल टू 6 वुमेन कर देना। अगर यहाँ पर 6 हो यहाँ पर 8 हो तो दोनों को इक्वल करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, और उस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुट कर देना है। बस ये एक चीज ध्यान में रखेंगे, अगर यहाँ पर मैन पिक करेंगे तो यहाँ पर भी मैन होगा, यहाँ पर वुमेन पिक करें, अगर मैं यहाँ पर 6 लिख देती हूँ, 6 इंटू 12 इंटू 7 और W1, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूंगी, यहाँ पर भी मैं 10 मैन प्लस 3 वुमेन है, ठीक है। अब 3 वुमेन ऑलरेडी है तो 10 मैन कितने के बराबर है, तो यहाँ से आप मैन का निकालोगे, एक जो मैन है वो 3W/2 है, तो यहाँ पर 10 इंटू 3W/2, तो ये कितना हो गया 15 वुमेन प्लस 3 वुमेन, यानी कि 18 वुमेन। फिर यहाँ पर कितना आ जाता, 18 आ जाता, ठीक है। तो आपको बस ये चीजें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। समझ में आया, यहाँ से बताना आपको ये समझाने का तरीका कैसे लगता है, मैं कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर बताया करो कमेंट करके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर मैंने निकाल दिया ना शायद, हाँ निकाल दिया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। x इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन तो ऐसा ज़रूर आता है, 1 + √2, तो आपको फाइंड करना है x² + 2x + 3। अब देखो ये क्वेश्चन ना हम क्या करते हैं, इसको देखते के साथ फटाफट से क्या करने बैठ जाएंगे, x² यानी कि 1/1 + √2 का स्क्वायर करेंगे, फिर 1/1/√2 + 3, ऐसे इसको सोल्व करने बैठ जाएंगे फटाफट से। हो सकता है ऐसे हो जाएगा, ऐसे भी सोल्व होगा ये, बट ऐसे ना लेंदी हो जाएगा, आपका टाइम बहुत वेस्ट कर देगा ये। और जिसकी मैथ्स की प्रोसेसिंग बढ़िया है ना, वो फिर भी इसको विदिन 2 मिनट में बना लेगा, जिसकी मैथ्स की माइंड में जो प्रोसेसिंग पावर वो बढ़िया है। बट किसी किसी की जो प्रोसेसिंग पावर वो अच्छी नहीं है, जैसे यहाँ पर दिक्कत उनको हो जाएगी जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएगा, बट आप कैसे कर सकते हो इसको बढ़िया तरीके से, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ।
सबसे पहले क्या करो, 1+1/1+2 और इसको ना मल्टीप्लाई करो ऊपर भी और नीचे भी 1 माइनस अंडर रूट 2 से। भाई ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी तो बात बराबर ही है ना, क्योंकि ऊपर ही मल्टीप्लाई कर नीचे तो बात बराबर है। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा 1 माइनस में रूट 2 और a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऐसे जो बेसिक फॉर्मूले है ना ये तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें ए है 1 और बी है अंडर रूट 2, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और माइनस का साइन लगाएंगे और बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, ये इससे कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। 1 माइनस रूट 2 -1 है। अब सबको पता है भाई यहाँ पर -1 है, तो अगर माइनस इस साइड माइनस दोनों तरफ अगर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस अगर लगाओगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और इसके सारे जो साइन है वो बदल जाएंगे, ये अंडर रूट 2 -1 हो जाएगा। इतना यहाँ पर समझ में आया। इसको ऐसे मान लो कि ये नीचे अगर माइनस है तो ये ऊपर चला जाएगा, वैसे ऊपर मतलब ऐसे नहीं जाता है। हम क्या करते हैं, हम ऊपर और नीचे माइनस से क्या करते हैं, ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस और माइनस ये तो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये 1 तो माइनस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, ठीक है। इतना आया, यानी कि मेरा x आ गया अंडर रूट 2 -1। अब सिर्फ मुझे कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में इसको पुट करना है, अंडर रूट 2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 2 -1 प्लस 3। अब इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। देखो a माइनस बी का स्क्वायर है और a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 ही आएगा, प्लस 1 आएगा, माइनस 2 रूट 2 यहाँ से आ जाएगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 रूट 2 और -2, ये माइनस है ना तो माइनस आ जाएगा और 2 इंटू 1 आ जाएगा, प्लस में 3, ये कट गया है यहाँ से, 2 + 1 3, 3 प्लस में 3 होता है 6, 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 आंसर, ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी ना प्रोसेसिंग पावर आपको थोड़ी चाहिए कि आप दिमाग में चीज़ों को कर पाएं फटाफट से, वरना ये जो क्वेश्चन है वो विदिन 1 मिनट आपका आराम से बन सकता अगर आपकी। और ये प्रोसेसिंग पावर कैसे बनती है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, बिना प्रैक्टिस के नहीं हो सकती। मैथ्स कभी भी ऐसे सिर्फ देखने से नहीं आता, जब तक आप अपने हाथ में पेन नहीं उठाओगे और पेपर पर लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे आपको मैथ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा इन क्वेश्चंस को यहाँ पर देखने के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाया करो, जहाँ से आपको चीज़ें मिलती है वहाँ से आप चीज़ें किया करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। और आप ऐसे ही बना पाएंगे, धीरे धीरे बना पाएंगे, ठीक है। जिनका साइंस और मैथ्स है भाई उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, बाकी जिनका नहीं होता उनको दिक्कत होती है। तो ये क्वेश्चन हमने बनाए 5 फटाफट से। अब इसमें भी ना आपके ना 11 क्वेश्चन ही दिए गए हैं टीजीटी में मैथ्स के, रीजनिंग के 9 क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चन को आगे भी फटाफट से कर लेते हैं। आज की इस क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है। ये आपका मेंसुरेशन से है, ठीक है, ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन है। आज के नोट्स में आज मैं आपको इसी से रिलेटेड जो नोट्स है वो अपडेट कर दूंगी, जो नोट्स का फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, काफी ने लिया है, आप चेक कर सकते हो। शाम तक मैं मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स को ऐड कर दूंगी, जिसमें आपको सारे फॉर्मूलाज और क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। देखो, पैरामीटर ऑफ रोम्बस कहा गया है कि 100 सेंटीमीटर है। अब आपको रोम्बस के बारे में पता होना चाहिए। आपने काइट देखी है, पतंग, वैसा ही होता है रोम्बस, ठीक है। ये रोम्बस होता है, ये इसके डायगोनल्स हैं और रोम्बस की जो सारी साइड होती है वो बराबर होती है, लेकिन जो डायगोनल है वो बराबर नहीं होती। यानी कि जो डायगोनल है, ये अगर ए है, बी, सी और डी, तो ए बी इक्वल है बी सी के, बी सी सी डी के और डी ए के इक्वल है, जबकि ए सी और बी डी आपस में इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, लेकिन जरूरी नहीं है भाई 90 डिग्री के हो, क्योंकि ये सारे साइड्स इक्वल है, मतलब आपको स्क्वायर की याद आ रही होगी, और स्क्वायर में भी सारी साइड इक्वल होती है, बट स्क्वायर के तो सारे जो एंगल होते हैं ना वो भी 90 डिग्री के होते हैं, ये ध्यान में रखना, और इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। आप स्क्वायर को रोम्बस कह सकते हो, ठीक है। स्क्वायर कैन बी रोम्बस, बट रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं कह सकते हो। तो ये छोटा सा थोड़ा सा प्रॉपर्टी है, इनका ध्यान में रखना। साथ ही इसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए है। एरिया जो होता है रोम्बस का वो निकलता है हाफ इंटू D1 इंटू D2, यानी कि ये D1 D2 क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है। दोनों क्या है, डायगोनल है। अगर आपको इस फिगर के डायगोनल पता है तो आप इसके एरिया निकाल सकते हो, और हमें एरिया ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक डायगोनल तो 40 सेंटीमीटर उन्हें दे रखा है, दूसरा डायगोनल मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और इसका एक फॉर्मूला और है साइड का, हाफ अंडर रूट D1 स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर,
ठीक है, ये 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पर चाहिए होते हैं और ये फॉर्मूले आपको अच्छे से पता होने चाहिए। नोट्स में मैं सारे फॉर्मूलेस विथ थोड़े से क्वेश्चंस भी मैं आपको जरूर इंक्लूड करके दूंगी। ठीक है, चलिए रोम्बस के बारे में बात कर लिया। अब इन्होंने कहा पैरामीटर दिया है किसका, रोम्बस का। और पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का मतलब होता है जो इसकी आउटर बाउंड्री है वो, यानी कि ए बी सी डी और डी ए, ये पैरामीटर होता है। और आपको पता है भाई सारे साइड तो बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए, यानी कि कितने हो गए पैरामीटर, पैरामीटर हो गया 4a। इतना समझ में आया। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, मतलब बाउंड्री, किसी भी फिगर की बाउंड्री उसका पैरामीटर कहलाती है। तो 4a और पैरामीटर मुझे कितना दिया है 100, यानी कि 100 इज इक्वल टू 4a। तो यहां से मेरी जो साइड है वो 25 निकल के आ गई, 25 सेंटीमीटर निकल के आ गई, यानी कि मेरे पास साइड आ गई। अगर मेरे पास साइड आ गया है, एक डायगोनल है मेरे पास, तो मैं d2 यहां से निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो d2 निकाल सकती हूँ। साइड मेरे पास यहाँ पर है 25 इज इक्वल टू हाफ और अंडर रूट d1 मान लो मेरा 40 है, तो 40 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। यहां से अब आपको इसे सोल्व करना है, स्क्वायर कर लो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर करिए बोथ साइड, 2 की पावर लगा दो बोथ साइड, तो इसको 25 का भी स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल टू ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसका ये हट जाएगा, 40 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये यहां पर बच जाएगा। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है और यहाँ पर ये 4 में आ जाएगा, ये भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 इधर 4 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर इक्वल टू के इधर ऊपर आ जाएगा। यहाँ से अब 1600 प्लस d2 का स्क्वायर, यहाँ से इतना किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो ठीक है, देखो कुछ नहीं किया, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, जिसको मैं इधर ले आऊंगी तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा बिकॉज ये नीचे है और ऊपर आ जाएगा। 40 का स्क्वायर मैंने खोल लिया, 1600 आता है, 2 0 और इतना ही आता है, 4 5 20 0 2 4 दुनिया 8 2 10 1 4, हाँ 2500 ही आता है। ठीक है, 2500 माइनस 1600 इज इक्वल टू d2 का स्क्वायर। यहां से ये माइनस कर लो, कितना आ जाएगा, ये 900 आ जाएगा और d2 का स्क्वायर। अब ये किसका होता है भाई स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर होता है, सबको पता है, और d2 का स्क्वायर ये कट जाएगा यहाँ से, तो आपका जो d2 है वो कितना निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास एक डायगोनल मुझे पता है 40 है, दूसरा मेरा निकल के आ गया 30। अब मैं एरिया बिना किसी देरी के यहाँ से निकाल सकती हूँ। ठीक है, एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू 40 इंटू 30, 1600 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि ये आप, क्योंकि एरिया आपका स्क्वायर में होता है, हमेशा ध्यान में रखना, एरिया हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस जो भी आपको ऑप्शन में 600 दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट आंसर है। इतना समझ में आया, कुछ नहीं है इसमें, बस आपको फॉर्मूला होने चाहिए। और यहाँ पर शायद आपके 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ना मेंसुरेशन के, तो ये ध्यान में रख लेना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं आज आपको नोट्स में ऐड कर दूंगी, मेंसुरेशन के सारे टॉपिक्स विद फॉर्मूलाज। ठीक है, और भी आपको बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप नोट्स अवेलेबल करना चाहते हो, अगर आप नोट्स का एक्सेस लेना चाहते हो, तो आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। 7 क्वेश्चन है, 2 अलॉयज आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड टिन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैं आपको समझा देती हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 2 अलॉय है, अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु, मिश्र धातु। धातु सबको पता है भाई मेटल होती है, और जब मेटल्स को मिला करके हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो अलॉय कहलाता है। यानी कि 2 मेटल आपस में मिली हुई होती है, 2 या 2 से ज्यादा मेटल जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो अलॉय बनाते हैं, यानी कि धातुओं का मिश्रण है। और ये जो धातु बनी है इनके अंदर आपका कॉपर और टिन है। कॉपर होता है तांबा, ठीक है, तो तांबा और जो टिन है वो इसके अंदर मिक्स्ड है। तो किन 2 अलॉय की बात, किन 2 मेटल की बात करी जा रही है, कॉपर और टिन। तो कह रहा है कि पहला अलॉय हमने बनाया जब हमने कॉपर और टिन की मात्रा दी 1:3, यानी कि कॉपर का जो अनुपात है वो 1 है और टिन का अनुपात, टिन कितना पॉइंट यहाँ पर दे रहा है 3 दे रहा है। ऐसे ही आपका कॉपर 2 है और यहाँ पर दूसरे अलॉय में कॉपर 2 है और टी, और यहाँ पर आपका 2:5 बन रहा है। अब कह रहा है कि हम इसको कैसे मिलाएं, कि मिलाने के बाद जो इनका रेशो आता है वो 3:8 आता है, कि मैं कितने अनुपात में इसको मिलाऊं, फर्स्ट अलॉय को और सेकंड अलॉय को मैं कितने अनुपात में मिलाऊं कि मिलाने के बाद जो मेरा फाइनल आता है वो 3 पार्ट कॉपर का आए और 8 पार्ट मेरा किसका आए, टिन का आए। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, और बढ़िया होने के साथ साथ शायद ये थोड़ा सा आपको अजीब भी लग सकता है, हो सकता है किसी से ना भी बने, बट जो मैं आपको यहाँ पर अब चीजें बता रही हूँ आप इसके अकॉर्डिंग ऐसे सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। फिर चाहे वो मिलाने वाले आए, चाहे फिर आपसे वैल्यू पूछे, वो सारी चीजें यहाँ पे बन सकते हैं। तो मिक्सचर और एलिगेशन से हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे।
भाई कॉपर और टीन है, पहले में जो रेशियो 1:3 है, दूसरे में जो कॉपर और टीन का रेशियो है वो कितना है 2:5 है, और इनको मिलाने के बाद जो मेरा रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है 3:8 आ रहा है। अब एक काम करो, या तो आप कॉपर को चूज कर लो या आप टिन को, ये आपकी मर्जी है। अगर आप यहाँ पर कॉपर पिक करेंगे तो यहाँ पर भी कॉपर, यहाँ पर भी कॉपर, यहाँ पर टिन पिक करेंगे तो यहाँ पर भी टिन ही पिक करना और यहाँ पर भी टिन। लेट्स से कि मैं यहाँ पर कॉपर पिक कर लेती हूँ। ठीक है, अब कॉपर का पार्ट कितना है 1 है। ठीक है 1 है, और टोटल लूंगी अब मैं 3 + 1 कितना होता है 4। यहाँ पर भी कॉपर का पार्ट कितना है 2 है, मिक्सचर और एलिगेशन से लगाएंगे इन क्वेश्चंस को। 5 + 2 कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पर भी कॉपर का पार्ट लेंगे 3, और 8 + 3 कितना होता है 11 होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, और जब हम इस चीज को करते हैं तो इसको इसमें से माइनस करते हैं, इसको इस माइनस करके यहाँ लिखेंगे, और इसको इसमें से माइनस करके हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलो इसको करो माइनस। 2/7 - 3/11, और ये आ जाएगा 3/11 - 1/4। एलसीएम ले लो 77। ठीक है, 11 का 2 22 और 21, यहाँ पर आ जाएगा कितना 44, 12 और 11। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये मैं 22 में से 21 भाई 1 आता है 1/77, मैं डायरेक्ट इसको मिटा के लिख देती हूँ 1/77, और ऐसे ही आपका ये कितना आ जाएगा 1/44। ठीक है, काट दो इसको, 7 से कटेगा और ये कटेगा 4 से, यानी कि आपका जो रेशियो आ गया वो 1/7 और 1/4 आ गया। 1/7 और 1/4 का रेशियो आ गया। अब ये ऊपर जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा 4:7। तो किसमें मिक्स, कितने अनुपात में मैं इसको मिक्स करूंगी 4:7 में मैं इसको मिक्स करूंगी, तो मेरा फाइनल क्या आ जाएगा 3/3:8 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को बना सकते हो सिर्फ मिक्सचर और एलिगेशन की फॉर्म में। आपने किसी भी एक चीज को पिक करना है, यहाँ पर अगर कॉपर पिक ना करना तो टिन कर लो, टिन पिक करोगे तो 3/4 आ जाएगा, यहाँ पर इसका हिस्सा 5/7 आ जाएगा इसका हिस्सा, और यहाँ पर 3/8 में 8/11 आ जाएगा, और सेम चीज आप यहाँ पर परफॉर्म कर देंगे, आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे इस क्वेश्चन को बना लेना है, और इस क्वेश्चन को जरूर कहीं पर साइड में लिख लेना, जो आपके जहां पर आपने काम की चीजें लिखी हो, जो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे जब आप पेपर में जाएंगे, तब इस क्वेश्चन को जरूर लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका से है, मैंने फिर से शॉर्ट फॉर्म में लिखा, इन्होंने डिफरेंस पूछा है, कह रहा है कि भी आपको डिफरेंस बताना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में, जब आपका सम 5000 आपसे दिया हो, रेट आपसे 12% पर एनम सालाना आपसे रेट दी गई है, दर दी गई है, और आपसे आपका जो प्रिंसिपल है वो 5000 दिया गया है। तो इस 12% रेट को मैं, रेट मेरा 12% है, ठीक है, और मेरा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 5000 है। ठीक है 5000, और यहाँ पर मैं टाइम लिखना भूल गई हूँ, टाइम आपका 2 ईयर है। टाइम कितना है 2 ईयर है। अब यहां से आपको एसआई निकालना है और सीआई निकालना है। अब ये क्वेश्चन में जब आपका हर बार आता है, और एसआई में हमेशा ध्यान में रखो, जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो तो आपका प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। आप जितने भी साल के लिए आपको रेट दिया रहता है, आप उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करते हो, तब आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। जबकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो आपका हर साल प्रिंसिपल में ऐड होता रहता है, और जो ऐड जो हुआ है अमाउंट, उसके अंदर फिर से अगले साल आपका जो रेट है वो ऐड होता है। ठीक है, ये ऐसे आप सीआई निकालते हो। तो एसआई में तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। एसआई तो हम कैसे निकालेंगे, एसआई हम निकालेंगे, प्रिंसिपल आपका 5000 है, और प्रिंसिपल हमेशा आपका 100% होता है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या निकालेंगे, 12 को 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 24। एक साल के लिए 12% है, तो 2 साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। और मुझे सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए है, तो यहाँ से मैं ओनली सिर्फ 24% निकालूंगी, जो कि सिर्फ मेरा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, 0 5 4 जा कितना होता है 22, और ये 1200 कितना हो गया 1200, यानी कि मेरा एसआई निकल के आ गया 1200। अब मुझे सीआई निकालना है। सीआई के लिए आप सिंपली कर सकते हो, आप हर साल का ऐड कर सकते हो, बिकॉज 2 ही तो साल है, तो आप 2 पार्ट में इसको कर सकते हो। 12% निकालो किसका 5000 का, 600 निकल के आ गया, यानी कि आपका एक साल का जो इंटरेस्ट है वो हो गया 600। ऐड करते जाना एक साल का, दूसरे साल का मुझे और निकालना है। लेकिन अब आपका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा, क्योंकि 600 आपका इसमें ऐड होगा प्लस में 5000, और ये 5600 हो गया। लेकिन क्योंकि अगली बार के लिए आपका जो प्रिंसिपल है क्या बन गया 5600 बन गया। अब आप फिर से 12% निकालोगे, कितने का 5600 का। ठीक है, ऐसे आपको ये चीजें करनी होती है, क्योंकि मैंने इसलिए बताया कि इसमें तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, आपका प्रिंसिपल सेम रहेगा, बट इसमें आपका प्रिंसिपल बदल जाता है। तो 12 को 6 से करेंगे तो 72 2 7 और 67 672, तो एक आपका इंटरेस्ट दूसरे साल का ये लग गया, तो 1272। तो आपका सीआई कितना आ गया 1272, ये आपका 1200 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 72 का।
ठीक है, डिफरेंस कितना आ गया 72 का। तो 72 आपको जिस भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इतना यहाँ से समझ में आया। ये मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि आपका जो SI है उसको निकालने के लिए आपका प्रिंसिपल हमेशा सेम ही रहेगा। CI के लिए आपको ऐसे नहीं करना। CI के लिए आपका हर साल जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में ऐड होकर के फिर आपका जो नया अमाउंट है वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। ठीक है, 9 क्वेश्चन में देखो, 9 क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब इस साल के जो TGT के बढ़िया क्वेश्चन दिए हुए हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज, कोई 2 नंबर है, मान लो x प्लस वाई आपका कोई 2 नंबर है, 520 है। ठीक है, कह रहा है कि जो बड़े वाला नंबर है, मुझे नहीं पता कौन से बड़े वाला नंबर, आप कोई भी मान लो इसमें बड़े वाला नंबर, कह रहा है बिगर नंबर जो है उसको 4% से अगर हम डिक्रीज कर दें और स्मॉलर नंबर को 12% से हम इंक्रीज कर दें तो जो दोनों नंबर आएंगे वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर एक नंबर को मैं 4% से डिक्रीज करती हूँ और दूसरे नंबर को मैं 12% से इंक्रीज करती हूँ तो दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। अभी ये इक्वल नहीं है पर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो अब निकाल लो, मान लो भाई मेरा x क्या है, बिगर नंबर है। ठीक है, आपका बिगर नंबर कौन सा है, वो x है, और स्मॉलर कौन सा है, y है। ठीक है, 4% का डिक्रीमेंट करो, 4/100 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। ये तो सिर्फ 4% निकाला है मैंने, अब मेरे को डिक्रीज भी तो करना है, घटाना भी तो है, तो 25 में से 1 घटाऊंगे, कितना आ जाएगा 24/5, लेकिन किसका, x का। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/100 25, लेकिन ये इंक्रीज है, इंक्रीज करने के लिए दोनों को प्लस करते हैं, 28/25, लेकिन किसका, y का, 28/25y। इतना यहां से समझ में आया। फिर से एक बार बता देती हूँ, देखो क्या करना है, यहाँ आपको बिगर नंबर मान लो, मैंने x को मान लिया और स्मॉलर मैंने मान लिया y को, तो जो भी आपका बिगर नंबर है उसको मैं 4% से कम करने वाली हूँ और जो स्मॉलर नंबर है उसको मैं 12% से इंक्रीज करने वाली हूँ। तो 4% का जब मैं खोलूंगी ये तो 1/25 आता है, और हमेशा ध्यान में रखना जब डिक्रीज करते हैं तो इसमें से ये माइनस करते हैं और अगर इंक्रीज करते हैं तो इसमें ये प्लस करते हैं। ठीक है, और नीचे आपका सेम ही रहने वाला है। तो 25 में से 1 गया 24, 24/25 x आ जाएगा क्योंकि बिगर मेरा x है। अब मैं स्मॉलर के लिए कर रही हूं तो ये y का पार्ट हो जाएगा, और इसके लिए 12 को 100 से खोलेंगे तो 3/25 आता है, बट मैंने बढ़ाना है क्योंकि इंक्रीज की बात कर रहा है इसलिए 28/25 कर दूंगी। और ये आपस में दोनों क्या बोला है, क्वेश्चन ने मुझे कहा है कि आपस में दोनों इक्वल है। ये कट जाएगा और ये 6 और ये 7, यानी कि 6x = 7 ऑफ y के बराबर आ गया। इसमें ये वैल्यू पुट कर दो, x + y = 520। ठीक है, और यहाँ पर मुझे कौन सा नंबर चाहिए, स्मॉलर नंबर, और स्मॉलर मैंने माना है y को, तो y की वैल्यू यहाँ पर आप x की वैल्यू यहाँ पर निकाल लो। x कितना हो जाएगा 7/6y, क्योंकि मुझे y ही चाहिए होता है, तो 7/6y + y = 520। ठीक है, तो 13y/6 = 520 आ जाएगा, और यहाँ से ये 1 गया, 4 0 गया, और y कितना आ जाएगा 240, यानी कि जो मेरा स्मॉलर नंबर है वो कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। अगर आपसे x भी पूछे तो फिर वो कितना आ जाएगा, 520 है ना, तो वो 280 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 आपका स्मॉलर नंबर यहाँ से निकल जाएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट एलसीएम लेके कर दिया। ठीक है, इसलिए ये बोला जाता है जब आपकी प्रोसेसिंग पावर अच्छी है तो आप 2-3 स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा बस स्किप कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, सम ऑफ लेंथ। अच्छा 2 क्वेश्चन, अब मैंने कहा था ना कि 2 क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा मेंस्ट्रुएशन का। आज 2 क्वेश्चन आए हैं, तो मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आज आपको नोट्स में ऐड कर दूंगी। ठीक है, अब कह रहे हैं क्यूबॉइड की बात करी जा रही है। क्यूबॉइड आपका रेक्टेंगल बेस से बनता है। ठीक है, रेक्टेंगल सबको पता है भाई क्या होता है। क्यूबॉइड आपका कुछ ऐसा सा होता है जैसे आपकी कोई भी बुक लगा लो। ठीक है, और जब उसका क्यूब की बात करते हैं तो उसका बेस स्क्वायर का होता है, लेकिन क्यूबॉइड का किसका होता है, वो रेक्टेंगल का होता है बेस इसका। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखोगे। अब इसका एक लेंथ होता है, सबको पता है भाई ये वाला जो पोर्शन है इसका लेंथ है, जिसको हम लंबाई बोलते हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेड्थ है जिसको हम चौड़ाई बोलते हैं, और ये आपकी डेप्थ है। ठीक है, जिसको आप हाइट भी कह देते हो। ठीक है, तो इसने कहा है कि लेंथ सम बताया गया है, सम यानी कि L + B + H, इसने हमें 19 सेंटीमीटर दे रखा है। कह रहा है कि सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, मतलब डेप्थ जो है क्यूबॉइड की वो 19 सेंटीमीटर मैंने लिख दी, और उसका एक डायगोनल बताया है, कितना है 5√5 एक डायगोनल बताया है। तो मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना है। अब फिर से वही बात आती है, आपको यहाँ पर फॉर्मूले पता होने चाहिए। वॉल्यूम जो होता है क्यूबॉइड का वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। ठीक है, आपका जो कर्ड सरफेस एरिया है वो कितना होता है 2L + B और H होता है। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2LB
प्लस BH प्लस HL होता है, ठीक है। और आपसे अगर मैं पूछूं डायगोनल कितना होता है, तो डायगोनल होता है अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और H स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज आपको जरूर पता होना चाहिए, इन्हीं फॉर्मूला से आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है। बट अब अगर एक चीज आप देख रहे हो तो ध्यान से देखो, इन फॉर्मूला में आप ऐसा क्या पुट करोगे कि आपका यहाँ पर एरिया निकल जाए। बट यहाँ पर आपको, क्योंकि आपको क्या दिया भाई, L प्लस B प्लस H का 19 का स्क्वायर दे दिया, ठीक है, और आपसे D दे दिया यहाँ पर, बाकी चीज आपसे थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया इन्होंने। आपने एक फॉर्मूला याद है आपको, A प्लस B प्लस C का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि मेरे से सरफेस एरिया इन्होंने पूछा है, मतलब सरफेस एरिया मेरा क्या है भाई, यहाँ पर देखो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब ऐसा क्या करोगे आप इसके साथ कि ये आ जाए, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें तीनों का जब स्क्वायर करते हैं तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2AB प्लस BC प्लस CA। इस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला से बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पर ABC की जगह मैं क्या लिख लेती हूँ, L B और H लिख लेती हूँ, ठीक है। तो L B और अगर H लिखूंगी तो आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, L प्लस B प्लस H का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस BH प्लस HL। तो ये आपका एरिया है, यही तो मुझे निकालना है, यही तो मुझे निकालना है। और ये भी मेरे को पता है और ये भी मेरे को पता है। कैसे पता है भाई, L प्लस B प्लस H कितना है, 19 है, तो 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखो, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यानी कि ये किसके बराबर है, D के, और D मेरे को पता है, ठीक है। तो D मेरे को पता है, यानी कि मैं जब इसका, अब D कितना है, D अगर यहाँ पर आप लिखोगे 5 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू, अंडर रूट में है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। जब इस अंडर रूट हटाऊंगी तो स्क्वायर करूंगी ना दोनों साइड जब स्क्वायर करूंगे तो ये तो हट जाएगा और ये आपका स्क्वायर में चला जाएगा। तो यहाँ पर 5 रूट 5 स्क्वायर प्लस में, और ये मेरे को निकालना है, ठीक है, जो कि आपका एरिया है। इसको इधर ले आओ, 19 का स्क्वायर कितना होता है, 19 का स्क्वायर करके देखो, 9 9 81 1 361 माइनस, अब इसको जब मैं खोलूंगी भाई ये तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5, और इसका जो ये अंडर रूट है वो हटके इतना ही आ जाएगा 5, तो ये 125 आ जाता है, और 2 ये मेरा जो एरिया है, मैं डायरेक्ट इसको एरिया लिख रही हूँ, ठीक है। ये 2 भी नहीं, इसको डायरेक्ट एरिया लिख लूँ बिकॉज एरिया मेरा ये इसके बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा, 136, 6 और 5 11, 3 और 2 5 और 1 6, 236, ठीक है, कितने के बराबर आ जाएगा, 236। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 236 आपका यहाँ पर एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 236 आपका किस में है, सेंटीमीटर में स्क्वायर, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर एरिया हो जाएगा, किसका, इस क्यूबॉइड का। इतना समझ में आया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपसे शायद थोड़ा कंफ्यूज कर दे, बट इसमें कंफ्यूज करने का कुछ है नहीं अगर आप इसको अच्छे से समझेंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5a प्लस 1/3a इज इक्वल टू 5 है, और आपको फाइंड आउट करना है 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर किसके बराबर होगा। अब देखो जब मैं इसको डायरेक्ट अगर स्क्वायर करती हूँ तो फिर तो इधर 25 आता है और नीचे आपका 9 आता है, जबकि इसने उल्टा कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, आप इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड, किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3/5 से। तो 5 इंटू 3/5a प्लस 1/3a इंटू 3/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 3/5, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बात बनेगी। ये 5 से 5 कट गया, ये 3 से 3 कट गया, ये 5 से 5 कट गया, तो इधर मेरा बचा 3a और इधर मेरा बचा 1/5a और इधर मेरा बचा 3। अब कर लो दोनों को स्क्वायर बोथ साइड। जब स्क्वायर करेंगे तो ये 9a स्क्वायर आ जाएगा, ये सारा स्क्वायर होगा ना, ऐसे सारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, प्लस 1/25a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3a इंटू 1/5a और इज इक्वल टू इधर आ जाएगा 9। ये a से a कट गया, ये तो मुझे निकालना ही है, 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस में 3 दूनी 6, 6/5। एलसीएम ले लो, 5 तो 45 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा भाई,
39/5, तो 39/5 आपका इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिस ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा 39/5 वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आया यहाँ से? तो ये आपके कुछ 11 क्वेश्चन थे जो आज हमने बनाए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जरूर कमेंट करके पूछना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस पार्ट को, स्पेसिफिक पार्ट को जिसमें आपको डाउट है, मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, तो ये आज का टीजीटी का पेपर था। आपको रीजनिंग की क्लास और इसकी मैं आज ही प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम जो कल है वो सीडीपी की क्लास ले लेते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग एस्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपको इसमें मजा आ रहा है, आप चीज़ों को कर पा रहे हैं। आपको मेरे द्वारा किया गया एफर्ट्स कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।